वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। और ये खंड शिक्षा अधिकारी का जो पूर्व में पेपर हुआ है उसका वो पेपर मैं आपको लेकर आया हूँ। ये हुआ था 15 नवंबर 2005 को। तो ये मैं आपको इसलिए पेपर लेके आया हूँ कि आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं और आपको उस क्वेश्चन का लेवल समझ जाना है। और क्वेश्चन का लेवल समझ कर ही आपको तैयारी करनी है और तैयार रहना है कि पेपर किस तरीके का होगा। तो ये बहुत ही देखिए बड़ा मुश्किल होता है और आप इसे बिल्कुल अपने आप को बनाए रखिएगा। तैयारी जो है आपकी कि जब हम देखिए आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हम और आप इत्तेफाक से तो नहीं मिले, कहते हैं इत्तेफाक से तो नहीं, हम दोनों टकराए हैं, कुछ तो साजिशें खुदा की भी होंगी। तो ये तो देखिए हम दोनों टकराए हैं, आप हमारे चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल देखिएगा। और हम ऐसा मटेरियल हमारे चैनल पर अवेलेबल है कि आप यहाँ से एक बेहतर से बेहतर मटेरियल पाकर और एक आप जो है अपनी सीट को पक्का कर पाएंगे। तो मैं देखिए बिल्कुल शुरू करता हूँ ये वीडियो। और ये जो है हमें इसे 3 पार्ट में बनाया है और ये फर्स्ट पार्ट है। तो तीसरा 3 पार्ट में क्योंकि छोटा छोटा करके बनाया इसलिए कि आपको सहूलियत में क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा सकूं। और ये मत समझना कि लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है। तो आप थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि चैनल छोटा है, आप जमे रहिए हमारे चैनल के साथ और देखिएगा मटेरियल आपको कैसा कैसा मिलता है। पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं और ये अनुच्छेद को आपको मिलाना है। जैसा पहला है देखिए समता का अधिकार। अब समता का अधिकार जो है वो कौन से अनुच्छेद में आता है? तो देखिए अनुच्छेद 14 से 18 में ही समता का अधिकार आता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। 14 से 18 तक समता का अधिकार। वाक स्वतंत्रता यानी हमारी जो ये बोलने की आज़ादी है हमें मिली है यहाँ, तो ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये बताता है अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 19 बताता है। क्या बताता है ये? अनुच्छेद 19। तो इसमें दे रखा है 25। तो देखिएगा ये जो है सही उत्तर देना है। तो इसका जो है आपको इसे मिला के देखना है कि ये सही है या नहीं है। दूसरा आप देखिएगा धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 25 से मिली है। काय से? अनुच्छेद 25 से। तो ये तीसरा सी जो है आपको यानी सी दूसरे से मिला है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। काय में है? अनुच्छेद 32 में। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये अनुच्छेद 13। तो ये अनुच्छेद 13 नहीं, यहाँ होगा अनुच्छेद 19। क्या होगा? अनुच्छेद 19। क्योंकि ये वाक स्वतंत्रता जो है तो फिर आपको इसमें उत्तर को मिलाना पड़ेगा। वाक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, तो आप इसे मिलाइएगा। पहले यानी A1 तो देखिएगा तो ए में ही है। और दूसरा देखिए वाक स्वतंत्रता जो है हमारी ये वाक स्वतंत्रता कौन सी में है? तो वाक स्वतंत्रता हमारी जो है वो है अनुच्छेद 19 मैंने बताया ना। तो ये B4, तो B4 आपको कहीं दिखा है? A1 B4, तो यहाँ C में आप जाइए तो C आपको बन जाएगा ये। और C2 यानी धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। और ये जो लास्ट संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता ये है अनुच्छेद काय में है? 32 में है। तो अनुच्छेद 32 जो है आपका वो 3 पे है। तो इसका आंसर होगा C। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये हम यहाँ से चल रहे हैं कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो वो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो भारत के संविधान में क्या है? संविधान की प्रस्तावना में है। ये हमारा जो प्रियम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, क्या ये इसमें है? या जो उसके नीति निर्देशक तत्व हैं ये उसमें है? या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें है? या मान लीजिए हमारी जो ये 9th अनुसूची है उसके अंदर है? तो ये तो देखिए आपको जानना है किसके अंदर है ये। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। काय में? नीति निर्देशक तत्व ये हैं हमारा B। आप समझ लीजिएगा जो भाग 4 है संविधान का, भाग 4, उसके अंदर नीति निर्देशक तत्व आते हैं। क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक है, और इन्हीं के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के तहत और इसके अंदर एक आर्टिकल आता है उसे कहते हैं आर्टिकल 51। और आर्टिकल 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है। तो ये है इसके अंदर। नेक्स्ट आप देखिएगा। देखिए पंचायती राज की अनुशंसा जो है, पंचायती राज की जो अनुशंसा की गई थी वो किस पे की गई थी? तो पंचायती राज जो बना था ये बलवंत राय मेहता की जो समिति ना बनी थी, ये रिपोर्ट थी 1957 की। तो ये इनकी उस पर की गई थी। और ये जो थी ये ध्यान रखिएगा ये त्रिस्तरीय पंचायती राज,
बलवंत राय ने कैसा बताया था? बलवंत राय ने बताया था त्रिस्तरीय। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये कौन से स्तरीय का बताया था? तो इन्होंने बताया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और ये कब आई थी? 1957 में आई थी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट आप देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि भारत के नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। ये सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परामर्श जारी कर सकता है। तो क्या लग रहा है आपको? दोनों सही हैं और दोनों जो है वो सही व्याख्या कर रहे हैं, तो आंसर इसका ए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? और बोलने का तो अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये भी। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन है जिसे बोलने का अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो वो हैं, देखिए ये बात आती है भारत के महान्यायवादी के लिए। कौन है? भारत के महान्यायवादी। ठीक है, ये महाधिवक्ता नहीं, महान्यायवादी की बात हो रही है। इसे आप महाधिवक्ता की जगह कर लीजिएगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी, ये महान्यायवादी जो हैं, एक है आर्टिकल है अनुच्छेद से हम कहते हैं अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? वो है, देखिएगा अनुच्छेद 76, कौन सा? 76। तो इसे क्या है? देखिए महान्यायवादी जो होता है उसे दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो उसे ये असल में, लेकिन यहाँ पर ना महाधिवक्ता शब्द आया था। ये क्वेश्चन असल में उस एग्जाम में भी गलत आया था, तो इसे ये महान्यायवादी होगा। ठीक है, महाधिवक्ता अलग होता है और महान्यायवादी अलग होता है। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। ठीक है, कि जनता जो है, जो भी है, बलवंत राय मेहता की जब समिति आई थी 1957 में, तो उन्होंने ये कहा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की थी उन्होंने। ठीक है, कि तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। थोड़ा सा आपको बता दूं, एक संविधान संशोधन था 73वां, और ये हुआ था 1992 में, 1992 में हुआ था। ठीक है, इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था तभी। तो ये इसीलिए जो है जाना जाता है कि, अब देखिए नेक्स्ट आपको बता दूं, आगे चलिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह, जो हमारा ये पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम है, उसके अंदर जो टिकाऊ जैव समूह है, तो देखिए उसे हम कहते हैं इकोटॉन। क्या कहते हैं? इकोटॉन। ठीक है, इकोटॉन संक्रमण जो है, इसे संक्रमण भी कहते हैं, ध्यान रखना, संक्रमण। क्या कहते हैं? संक्रमण। तो ये जो है क्या है? एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। और इकोटॉन दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। और सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है, अगर सबसे ज़्यादा स्थायी मांगता है तो वो होता है महासागर। ध्यान रखिएगा आप, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो ये क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, निम्न देशों में से किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये तो आपको पता ही है कि मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया। ठीक है, और इसके बाद इंडोनेशिया के बाद है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बाद भारत में। तो अब इस तरीके से नहीं है, अब इंडोनेशिया देखिए इस अब जो है भारत में अराउंड लगभग 18 करोड़ मुसलमान के आसपास हैं, और पाकिस्तान यही सीरीज आप इस तरीके से अपना लीजिएगा कि इंडोनेशिया में सर्वाधिक हैं, उसके पश्चात है पाकिस्तान, फिर भारत। ठीक, तो लेटेस्ट पैटर्न भी इसका ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट पैटर्न क्या है? लेटेस्ट पैटर्न आप बताइएगा मुझे कि इसमें कुछ चेंज हुआ है कि अब ये पिछला क्वेश्चन था तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घना बसा राज्य है? सबसे ज़्यादा घना बसा राज्य कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल। ये 2001 के हिसाब से पश्चिम बंगाल है, लेकिन ये कह रहे हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व था 1028। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है कितना? 1028। लेकिन अब जो है सबसे ज़्यादा वो है 1106। काय का है? बिहार का। यानी अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा घना बसा राज्य है तो वो है बिहार, और 2001 के हिसाब से पूछता है तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट आप चलिएगा,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का जो बादल एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर आकाश पर आच्छादित है, जिसने तबाही मचा रखी है, वो क्या है? तो ये वर्षा के स्वरूप में है, अनाज के उत्पादन में, मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो ये तीनों में। इसका आंसर होगा डी। क्या है? डी है। नेक्स्ट आप देखिएगा, इन्हें मिलाना है। देखिए ये आपको इन्हें मिलाना है कि कौन सा किससे सही सुमेलित है। ये हैम्बर्ग है, बेलग्रेड है, कीव है, लाहौर है। तो ये कौन कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये आपको, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, ये कुछ देखिए कुछ असल में देश हैं, कुछ देश के शहर हैं और उन ये नदी के किनारे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हैम्बर्ग जो है ये एल्ब नदी के किनारे है। कौन सा? हैम्बर्ग। तो इसमें कौन सा युग्म ये सुमेलित पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे ही है। और बेलग्रेड जो है, ये बेलग्रेड सीन नदी के नहीं है, ये डैन्यूब नदी के किनारे है, डैन्यूब के, ठीक। और कीव जो है, ये कीव ये डॉन नदी के किनारे नहीं है, कीव है नीपर नदी के किनारे, नीपर नदी। और लाहौर कौन सी नदी के किनारे है? लाहौर है रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे पे बसा हो। तो इस तरीके से आप इन्हें मिला लीजिएगा, आंसर था इसका ए। नेक्स्ट देखिएगा, ये कुछ द्वीप हैं और कहाँ कहाँ बसे हुए हैं ये आपको मिलाने हैं। जैसे बेअंत शयोधर है, बेअंत शयोधर, गजोधर मत समझिएगा, गजोधर भैया नहीं है, बेअंत शयोधर। तो ये है कच्छ की खाड़ी में है, बेअंत शयोधर कहाँ है? कच्छ की खाड़ी। और ये है पिरम, तो पिरम जो है ये खंबात की खाड़ी में है। कहाँ? खंबात की खाड़ी में, ठीक है। और द्वारका कहाँ है? तो द्वारका है अरब सागर के तट पर, अरब सागर के तट पर। और द्वीप जो है वो है काठियावाड़ के तट पर, ठीक है। तो अभी से तुम अगर मैं ट्रिक से आपको बताऊं तो आप ट्रिक देखिए, बैंत लेके जब आप जा रहे हैं, ठीक है, तो बैंत लेके असल में क्या होता है, देखा होगा आपने, बैंत लेके पहले जंगल जाते थे तो कच्छे में जाते थे। कहाँ? कच्छे में जा रहे हैं, यानी बैंत लेके आप, गजोदर भैया बैंत लेके जा रहे हैं कच्छे में, तो समझ जाइएगा बैंत शयोधर कच्छ की खाड़ी में है। जैसे पिरम, अब जो उन्होंने पी ली, यानी गजोदर भैया जा रहे थे और उन्होंने क्या पौवा लगा लिया, पी के पिरम, तो वो खंबे से टकरा गए, यानी खंबात की खाड़ी, पी के वो खंबे से टकरा गए तो खंबात की खाड़ी में। आप ये समझ जाइएगा पिरम। मैं थोड़ा सा रिलेट करने का तरीका बता रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको ये याद करने का, आप इस तरीके से रिलेट करके आपको ये याद रह जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तरह थोड़ी छोटी सी एक ट्रिक लगाइए जिससे आपको ये याद रह जाए। अब द्वारका, ठीक है, तो द्वारका, अब ये जब यहाँ से खंबे से टकरा गए तो बाद में वो, यानी उन्हें जो है ले एक जगह ले जाया गया डॉक्टर के यहाँ, तो वहाँ उनके द्वार पे जाके उन्हें लिटा दिया जा गया वहाँ द्वारका। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई यहाँ ठीक नहीं होंगे, इन्हें जो है तुम अरब सागर के तट पर लेके जाओ। कहाँ लेके जाओ? अरब सागर के तट पर लेके जाओ। तो बोले यार ये तो बहुत कहानी खराब है, अरब सागर के तट पर ले जाकर क्या होगा? तो बोले अरब सागर के तट पर जो है वो एक द्वीप है, ठीक है। अब द्वीप जो है वो कहाँ है? तो वो काठियावाड़ तट पर है, यानी द्वीप में आपको क्या मिलेगा? काठियावाड़ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा अपने स्तर से। मैं तो बस आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा था और ऐसा कुछ मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको इस तरीके से बताऊं। फिर भी आंसर होगा इसका बी, समझिएगा, कोई इतना ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके मैं चाहता हूं कि आपको याद रहे। हम इस तरीके से पढ़ें कि जो चीज़ भी पढ़ें भूले ना। कई बार क्या होता है हम ज़्यादा किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो बार बार उससे भूल जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा एक जो रेडिकुलस वे में लेके चलूँ। जैसे ये देखिए आपको मिलाना है आर्द्र, शीत, शुष्क, ग्रीष्म ऋतु। ये ऋतु कहाँ पाई जाती है? अब देखिए कह रहे कौन सा सही सुमेलित है, तो ये आर्द्र है, शीत है, आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ये इटली में पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो इटली की जो देखिए वो है क्लाइमेट है इटली का, वो भूमध्य सागरीय समसागरीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं ये इटली में। तो यहाँ पर शीतकालीन शीतकाल में वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग, सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है यहाँ पर इटली में वो ठंड में होती है, यानी कि ठंड के मौसम में होती है। और जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ पर शुष्क रहता है, बारिश नहीं होती। तो यहाँ पर इसलिए इसे कहते हैं आर्द्र शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। बाकी जो है इसमें से कोई मिलाऊ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए,
संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश जन स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करता है? तो जन स्वास्थ्य जो है, देखिएगा जन स्वास्थ्य का मतलब पब्लिक पे जो, यानी पब्लिक की हेल्थ के लिए जो ज़्यादा चिंतित नहीं है, जो ज़्यादा मान लीजिए उसका जो वो है रेट खर्च करने का वो नहीं है ज़्यादा, तो वो है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। वैसे भी आपको इसमें लग रहा है कि नेपाल और बांग्लादेश में से कोई था, क्योंकि देखिए थोड़ा सा आप मैं आपको अगर इसका खर्च में भी थोड़ा बताऊं तो ये तो पुरानी रिपोर्ट है कि चीन जो है वो लगभग 250 US डॉलर के हिसाब से खर्च करता है पर उसके हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें चीन का है और सबसे कम बांग्लादेश का है। तो ये है आंसर इसका डी। नेक्स्ट आप देखिएगा, इन्हें मिलाना है रामागुंडम, चितरंजन, कोरमा नहीं है कोरबा, पिंपरी। तो आप थोड़ा क्या देखिए, इन्हें मिला के रखना है। ये रामागुंडम क्या है? ये रामागुंडम जो है एक केंद्र है उर्वरक का। काय का है? उर्वरक का। सही है ये। और चितरंजन जो है ये लोकोमोटिव है, ये भी सही है। और कोरबा जो है, कोरबा किससे? एल्युमिनियम से संबंधित है। और ये पिंपरी जो है, यानी पिंपरी कीटनाशक से संबंधित नहीं है, ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है। ये है ऑटोमोबाइल से। काय से संबंधित है? ऑटोमोबाइल। ठीक, तो ये ऑटोमोबाइल से, इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको लेकर चलूँगा और बताता चलूँगा। देखिए गंगा की सहायक नदियाँ यहाँ आपको बतानी है। गोदावरी की कौन सी है, कृष्णा की कौन सी है, यमुना की कौन सी है। तो ये सहायक नदियों से संबंधित क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आना जरूर है इसमें का। तो आप समझिएगा, जो गंगा की सहायक नदी है वो है सोन। कौन सी है? सोन। ठीक है। गोदावरी की है मंजरा और कृष्णा की है भीमा। ठीक है। और यमुना की है केन। ठीक है। तो आप याद इस तरीके से रख सकते हैं कि सोन मतलब जैसे सोन से किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? सोनू गंगा में नहाने गया था। कहाँ गया? सोनू गंगा में नहाने गया। और देखिए गोदावरी जो है वो मंजरा, लेकिन उसने अब क्या है, गोदावरी में अलग मंजर देखा। मंजरी मतलब मंजर, कुछ अलग चीज़ देखी। और कृष्णा और भीमा, तो वहाँ पर उसे कौन मिले? कृष्णा और भीमा मिले। अब कृष्णा और भीमा जो है वो क्या कहते हैं कि भाई चलो हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कि यमुना में नहाने चल रहे हैं। और कौन कौन चलेगा? केन मतलब कौन कौन जाएगा। तो इस तरीके से आप मिला लीजिए, सब रिलेट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। एक ही बार में दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं आएगी। ठीक है। तो 16 क्वेश्चन का देखिएगा, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट आप चलिएगा, देखिए इसके अंदर क्या है, ये कुछ प्रदेश दे रखे हैं। ठीक है। इन्हें आपको अवरोही क्रम में लगाना है राष्ट्रीय राजमार्ग के हिसाब से, कि कौन से में जो नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा है, कौन से में नेशनल हाईवे सबसे कम है। तो आपको इसको उसके हिसाब से लगाना है। तो आप लगाइए, पहले नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो नेशनल हाईवे की लंबाई है वो है 2537 किलोमीटर। तो ये पुरानी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट जो बता रहा हूँ 31 मार्च 2019 की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, 2000 ये। और मिजोरम में नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? 1548। ठीक है। और नागालैंड में कितनी है? नागालैंड में है 1423 किलोमीटर में है, ये सब ध्यान रखिएगा। और सिक्किम में कितनी है? 463 कुल मिलाकर। तो ये समझिएगा। अब एक बात देखिए, यहाँ से लगाया, ये अवरोही क्रम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अवरोही क्रम वो क्रम होता है जिसमें सबसे पहले सबसे बड़े को रखते हैं। तो पहले अरुणाचल को रखेंगे। एक नंबर कहाँ है? तो एक नंबर बी में, ये एक ही है। तो आंसर यहीं से पता हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट देखिएगा आप, देखिए भारत का कोयले का संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन कहाँ विकसित हो रहा है? भारत में जो कोयले का जो 12वां प्रमुख पतन कहाँ विकसित हो रहा है, ये देखना है। तो ये जो विकसित किया जा रहा है, ये कहाँ किया जा रहा है? ये चेन्नई के पास में एक जगह है, उसका नाम है कामारजार पत्तन। क्या है उसका नाम? है कामारजार पत्तन। कामारजार पत्तन। ठीक है। और भारत का कौन सा पत्तन होगा? तो ये होगा 12वां पत्तन है, चेन्नई के समीप है। कहाँ ये? तो ये कोरामंडल तट पे है।
कोरोमंडल तट पर है, ये कोरोमंडल तट। ठीक, समझते रहिएगा, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? जीवाश्म यानी देखिए, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। घुघुआ एक जगह है, घुघुआ। क्या है? घुघुआ, घुघुआ, तो ये एमपी में है। और मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है डिंडोरी। कौन सा जिला है? डिंडोरी, डिंडोरी, तो ये डिंडोरी जिले में है। ठीक है, और यहाँ पर 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाए गए हैं। तो ये उसी समय जीवाश्म हैं जब धरती पर डायनासोर पाए जाते थे ना, तब का है ये। और 1983 में घुघुआ को राष्ट्रीय उद्यान, और देखिए ये घुघुआ नाम है इसका, तो इसे 1983 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, तो ध्यान रखिएगा, तभी इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। राष्ट्रीय उद्यान, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये जो घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसे राष्ट्रीय दर्जा कब मिला था, तो 1983 में, यानी वर्ल्ड कप में जीत के हम कहाँ? घुघुआ में घूमने गए थे। तो आप समझ सकते हैं जीवाश्म नेशनल पार्क जो है कुछ नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक से याद करा रहा हूँ। भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है? सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल, तो सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल जो है, आप जानते हैं चीता जो है अब कौन सी श्रेणी में आ गया? विलुप्त पशु है, यानी वो खत्म होता जा रहा है, तो भारत में नहीं पाया जाता। अब वैसे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अगर इसका आंसर होता तो कहाँ है? ये टाइगर आरक्षण है इसका। कहाँ? सबसे बड़ा जो है भारत में सबसे बड़ा बाघ या टाइगर आरक्षण स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर देखिए होता है ये नागार्जुन है। कहाँ? भारत में सबसे बड़ा बाघ आरक्षण है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है, और उसका नाम है नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, तो अगर होता तो ये है। ठीक, नेक्स्ट आप चलिएगा, ध्यान से समझिएगा। 21 वर्ष से चल रहे गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए जिस देश ने ऐतिहासिक समझौता किया है वो कौन सा देश है? तो वो है जी सूडान। क्या है? सूडान। सूडान का जो चल रहा था युद्ध, तो देखिए ये 9 जनवरी 2005 को सूडान ने लगभग 21 वर्ष से चल रहे गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए विद्रोहियों से ऐतिहासिक समझौता कर लिया था, तो आंसर होगा सूडान। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल में फिर से सम्मिलित हुआ है? जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उसमें कौन कौन सा देश? देखिए अभी देखिए मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान उसमें दोबारा से शामिल हुआ है। यह 1972 में नव स्वतंत्र बांग्लादेश जो है राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ था। बांग्लादेश कब शामिल हुआ था? वो शामिल हुआ था 1972 में। पाकिस्तान जो है 1989 में राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल हुआ था। इसी प्रकार गैम्बिया और दक्षिण अफ्रीका भी राष्ट्रमंडल में पुनः सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी। बस हम आखिर के तरफ, इसलिए मैं कब क्वेश्चन लाता हूँ जिससे आप भी सॉरी बोर ना हो। ठीक है, अगर आप बोर नहीं होंगे तो आप इसे देखते रहिएगा। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2005 की बात हो रही है, तो पुरानी बात है मैं आपको नई बात बताता हूँ। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2005 के हिसाब से क्वेश्चन है। तो ये किसने जीता था? ये तो जीता था मेरात साफिन ने। ये मेराल साफिन नहीं है, मेरात साफिन। लेकिन अब जो 2019 का है, 2019 का जो पुरुष एकल खिताब था वो जीता था नोवाक जोकोविच। क्या नाम है इनका? नोवाक जोकोविच। जोकोविच। अब ऑस्ट्रेलिया, तुम मैं देखो याद करने अभी याद कराता हूँ आपको। ऑस्ट्रेलिया तुम जानते हो, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा क्या है? बीच है, यानी समुद्र का किनारा बहुत है, तो वहाँ पर बीच पर बहुत लोग रहते हैं। तो वहाँ पर एक आदमी मिल रहा है, क्या कह रहा है? हाँ भाई, यहाँ पर कोई भी वॉक नहीं करेगा, नो वॉक, नो वॉक। जोकोविच, यानी इस बीच पर आपको क्या करना है? बिल्कुल नहीं चलना है, नो वॉक जोकोविच। तो ऑस्ट्रेलिया, आप समझ जाइए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। कॉमन सी आप, ठीक है। और ये तो पुरुष वर्ग में है। अगर स्त्री वर्ग में आ जाए 2019 का, तो वो जीता है नाओमी ओसाका। ये भी समझ लीजिएगा आप, नाओमी ओसाका। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो देखिए जब आप ये पुरुष, क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में बीच में लोग घूमते, तो वहाँ पर एक आदमी मना कर रहा है भाई यहाँ मत घूमो।
तो वहाँ पर क्या है, एक लड़की थी तो उससे कहते हैं नाओमी, यानी आप जो है मुझे यहाँ मत दिखाई देना, ठीक है। अब यहाँ दिखाई देंगे नाओमी ओसाका, वरना मैं क्या करूँगा तुम्हें ओसाका कहाँ लेके चले, देखो साका, साक से मतलब साक, यहाँ साक से मतलब आ रहा है, यानी मैं तुम्हें कहाँ फिर साक पे बिठा दूंगा। साक कहते हैं जैसे वृक्ष की छाल होती है ना, ऐसे इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा, तो आप ध्यान रखेंगे आगे अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रहनी चाहिए, जिससे हम एग्जाम में गलती ना करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खेल एथेंस ओलंपिक 2004 में पहली बार, अब आप समझ रहे होंगे कि ये 2004 की पुरानी बात क्यों आ रही है, तो ये पेपर ही पुराना है। मैं पिछला पेपर इसलिए लेके आया हूँ कि आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि एग्जाम किस तरीके का आने वाला है, ठीक है। तो आप देखिएगा ये जो है पहली बार कब हुआ था, एथेंस ओलंपिक 2004 में। तो ये देखिए कौन सी चीज़ शामिल हुई थी, वो हुई थी महिला कुश्ती। लेकिन अब तो बात, अब देखिए नई बात बताता हूँ आपको, 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच 2020 के मध्य टोक्यो जापान में होना था। जो अभी 24 जुलाई से, ये कौन सा आगामी जो ओलंपिक है अभी होने थे, ये 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच होने थे। कहाँ होने थे ये, टोक्यो जापान में। लेकिन वो भी आप जानते हैं क्योंकि इस टाइम कोरोना महामारी चल रही है, तो वो कोरोना महामारी की वजह से वो सब चीज़ें टाल दी गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2005 को वर्ष कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो इन्होंने 2005 को जो घोषित किया था वो किया था, कौन सा वर्ष घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने, भौतिकी, कौन सा, भौतिकी का वर्ष घोषित किया था। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम 2020 को, तो 2020 को घोषित किया है इन्होंने पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ध्यान रखिएगा, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये 25 क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन मैं लाया था। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, ये इस तरीके से मैं आपको 25 क्वेश्चन करके ला रहा हूँ, और आप जुड़े रहिएगा परीक्षा टारगेट से। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।